नमस्कार दोस्तों, स्वीट होम एपिसोड 1 काफी लोगों ने पसंद किया, इसीलिए एपिसोड 2 खास आपके लिए बनाया है। तो जिन्होंने एपिसोड 1 देखा है वो एपिसोड 2 एंजॉय करे, और जिन्होंने एपिसोड 1 नहीं देखा उनके लिए एपिसोड 1 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। कहानी को समझने के लिए जरूर देखें। अब ज्यादा देर ना करते एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में युंग सू अपने रूम में गेम खेलता नजर आता है। वह किसी डिप्रेशन में था और इसीलिए अपने आप को रूम में बंद कर गेम खेल खुद को अकेला कर रखा था। तभी माँ आकर उसे लोगों में घुल मिल कर रहने को कहती है और युंगसू की फैमिली यानी माँ, पापा और उसकी बहन अपने कार से बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ पापा मम्मी को युंगसू के अजीब बर्ताव के बारे में उसे समझाने को कहते हैं और माँ को डांटते हैं। तभी बहन माँ की कोई गलती नहीं है इस बारे में बोलती है, पर पूरा परिवार मेरे नजर के सामने बिखरते मैं नहीं देख सकता, ऐसे पापा बोलते हैं। लेकिन उनके बीच फैमिली की अनबन चल रही होती है, जिससे फैमिली ट्रिप पर जाते हुए युंगसू भी उनके साथ नहीं आया था। अनबन इतनी बढ़ जाती है, गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, टकरा जाती है, जिससे तीनों भी मारे जाते हैं। जहाँ युंगसू उनकी तस्वीरें देख भावुक हो जाता है। उसे पता था कि अब उसकी फैमिली खत्म हो चुकी है, वह अकेला था और अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह फैमिली को कोसता है कि इस दुनिया में उसे अकेला छोड़ दिया। जीने के लिए कुछ प्रॉपर्टी भी फैमिली ने नहीं रखी थी, जिससे वह डिप्रेस हो जाता है। और तभी उसे होश आता है, वह उसी हरी बिल्डिंग में पड़ा हुआ था जहाँ नए से शिफ्ट हुआ था। वहाँ वह लड़की भी बैठी थी जो कि सिंगर थी। दूसरे सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जिसे बिल्डिंग के बाहर जाना था, पर लिफ्ट बंद होने के कारण उसे सीढ़ियां उतरकर नीचे आना पड़ता है। उसे एक आवाज आती है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऊपर के माले की लाइटें अपने आप शुरू होने लगती है और मोबाइल की रेंज भी चली जाती है और अचानक वह सीढ़ियों से गिर जाती है। वह दर्द से तिलमिला रही थी। तभी उसे सीढ़ियां उतरने की आवाज आती है। वह डर जाती है और पीछे देखती है तो वही गुंडा दिखता है। उसे देख वह कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम जा सकते हो। तभी एक ज़ॉम्बी मनी लेडी उस गुंडे पर हमला कर देती है, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। कंधे पर बैठ कंधे को काट लेती है। खून देख वह लड़की डर जाती है। वह गुंडा उसे उठाकर फेंक देता है। वह ज़ॉम्बी उठकर फिर से उस पर हमला करती है, पर वह उसका गला पकड़ लेता है और उसे दीवार पर पटक देता है। वह ज़ॉम्बी और भी ताकतवर होकर उस लड़की की ओर जाने लगती है। तभी वह शख्स उसे पकड़ घूंसे मारने लगता है और उसे मारते रहता है जब तक वह मर नहीं जाती। वह लड़की काफी डर जाती है। आखिर वह ज़ॉम्बी मर जाती है और सीन वही कट हो जाता है। दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें लेडी फाइटर और एक सिपाही एक मरे हुए शख्स को टीचर पर उठाकर लाते हैं और लेडी फाइटर उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने मदद की। अब लेडी फाइटर उस मरे हुए शख्स की फोटो निकाल उसके घर वालों को भेजती है ताकि उन्हें पता चले कि वह मर गया है। तभी दूसरी ओर सीन दिखाया जाता है जिसमें सिंगर लेडी बाहर आती है, जो कि काफी डरी हुई होती है। हाथ में डंडा ले वह आती है। उसे एक दीवार की ओर मुंह कर कुछ बड़बड़ाते हुए एक शख्स नजर आता है। वह कुछ अजीब सी बातें कर रहा होता है। वह लेडी उसके पास आती है। वह कुछ बात कर रहा था। सिंगर उसे अनदेखा कर वहां से निकल जाती है, पर उसके हाथ की बोतल नीचे गिर जाती है। तो लड़की पलट के देखती है तो उस शख्स की नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है और वह ज़ॉम्बी में बदल उस लेडी पर हमला कर देता है। वह लेडी डंडे का एक जोरदार वार कर उसे मार देती है और आगे जाकर उसे देखने लगती है। तभी वहाँ एक शख्स आता है जो कहता है कि पास मत जाना वरना वह काट लेगा। वह लड़की रुक जाती है। तभी उसके पीछे एक अजीब सा डेमन मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है, जिसे देख वह शख्स सामने आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर एक तलवार का वार करता है, जिससे उसकी आधी खोपड़ी उड़ जाती है और वह गिर जाता है। अब दोनों भी डर चुके थे। उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर मर चुका है, पर अचानक वह मॉन्स्टर उठता दिखाया जाता है, जिसका नाक के ऊपरी हिस्सा तलवार से कट चुका था। फिर भी वह जिंदा था। वह सीन कट हो जाता है। दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वह सब लोग अब गेट को भारी चीजें लगाकर लॉक कर रहे थे ताकि मॉन्स्टर अंदर न आने पाए। तभी वहाँ एक लेडी सबको रोकती है और मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है, यह गेट अभी बंद मत करो, ऐसा बोल गेट लगाने को मना करती है। सब लोग उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। तभी मोबाइल पर एक अलर्ट आ जाता है
जिससे सब लोग देखने लगते हैं और वह देख सब लोग डर जाते हैं। अब सब मरने वाले हैं। यह सोच बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में वह सोचने लगते हैं। तभी कुछ लोग पार्किंग की ओर जाने के बारे में बोलते हैं, पर पार्किंग भी बंद हो चुकी थी और एक शख्स 7वें मंजिले पर जाने के बारे में बोलता है, जिसके साथ और भी लोग जाने लगते हैं, पर कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं, ऊपर जाने से रोक देते हैं, जिससे उनमें भी बहस होने लगती है। तभी वहाँ शॉपकीपर आता है और जो भी ऊपर जाएगा उसे मार दूंगा बोल उन्हें धमकाता है। तभी सामने का दरवाजा अचानक आवाज करने लगता है, जो कि खुलता हुआ दिखाया जाता है। सभी लोग पीछे हट दरवाजा देखने लगते हैं। तभी वहाँ से वही गुंडा शख्स अंदर आ जाता है, जिससे कंधे पर चोट लगी थी। वह देख सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उससे ज़ोंबी ने काटा हुआ है और अब वह सबको काट सकता है। तभी शॉपकीपर उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है। अब वह लोग उसे कुर्सी से बांध एक कमरे में बंद कर देते हैं और बाहर बातें करते हैं कि अगर वह ज़ोंबी बना तो हम सबको मार देगा, इसलिए हमें उसे मारना होगा। यह बोल शॉपकीपर एक चाकू ले उसे मारने अंदर आ जाता है, जहाँ वह गुंडा बेहोश था। पर शॉपकीपर काफी डरा हुआ था और कांप रहा था। उसकी आवाज सुन वह होश में आ जाता है और जैसे ही शॉपकीपर उस पर हमला करने वाला होता है, वह जाग जाता है और उससे एक फाइट मार गिरा देता है। तभी युंगसू को दिखाया जाता है, जिसके नाक और मुंह से खून आता दिखाया जाता है। अब युंगसू और एक शख्स उस बीमारी के बारे में गूगल में देखने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह कोई बीमारी नहीं है, यह एक श्राप है। कोई भी इलाज और दवा उनके काम नहीं आई और युंगसू को भी पता चलता है कि वह अभी उसी बीमारी की चपेट में आया है। वहाँ ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो आपसे बाकी लोगों को खतरा हो सकता है। इसलिए इस कंडीशन में एक ही इलाज है कि आप खुद को खत्म कर दो, और अगर फिर भी आप जीना चाहते हो तो यहाँ तक आने के बाद इंटरनेट बंद हो जाता है और वहाँ दोनों स्क्रीन देखते रह जाते हैं। तभी युंगसू उस ज़ोंबी लेडी के बारे में सोचता है और दरवाजा खोल देखने लगता है। वहाँ वही मॉन्स्टर आ जाता है जिसका सिर कटा हुआ था। आँख न होने की वजह से उसे दिख कुछ भी नहीं रहा था, पर वह आवाज की ओर जा रहा था। अब युंगसू काफी डर जाता है। वह समझ चुका था कि वह देख नहीं सकता, पर आवाज को सुन उस पर हमला करता है। वह धीरे से एक डंडा उठाने की कोशिश करता है ताकि आवाज ना हो। वह डरकर अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था। वह मॉन्स्टर उससे काफी करीब से गुजर रहा था। युंगसू कांप रहा होता है, पर उसे पता था आवाज करते ही वह उसे मार देगा। धीरे धीरे मॉन्स्टर वहां से निकल जाता है और युंगसू की जान में जान आ जाती है। दूसरी ओर वह सिंगर लेडी उस शख्स के साथ आगे की ओर जा रही होती है। तभी उसे एक रूम में कुछ आवाज आती है, जो कि एक इंसान की थी। वह कोई पासवर्ड बोल रहा होता है। तभी वह दोनों होशियारी से पासवर्ड डाल वह दरवाजा खोलते हैं, जहां वही शख्स जिसे गुंडा टॉर्चर कर रहा था, टेप से बांध रहा था। अब वह दोनों उसे खोल देते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। वह बताता है कि एक चोर आया था जिसने यह सब किया है, लेकिन उस तलवार वाले शख्स को याद आता है कि लिफ्ट के बाहर निकलते समय एक शख्स की बैग से एक हरा टेप नीचे गिरा था। वही टेप उसे बांधा हुआ था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा घाव लगे थे। अब वह तीनों नीचे की ओर जाने लगते हैं। उन तीनों के पास एक एक हथियार था ताकि वह खुद को बचा सके। तभी उन्हें एक रूम का दरवाजा खुला दिखता है। वह अंदर आकर देखते हैं, जहाँ एक शख्स ने खुद को फांसी लगाकर मार डाला था। वह समझ जाते हैं कि उसने डर की वजह से खुदकुशी की है। अब लेडी सिंगर सब खाने का सामान बैग में भर वहां से निकल जाती है, लेकिन कुछ देर जाकर वह शख्स बोलता है, मैं घर पर ही रुकता हूँ। वह दोनों मान जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर सब लोग अभी भी खुद को कैसे बचाया जा सके इस बारे में सोच रहे होते हैं। तभी फायर फाइटर लेडी सबको बताती है हम सबको साथ में रहना होगा और सेफ्टी के लिए सब हॉल में रुकने के बारे में बोलते हैं। पर जिस लेडी ने रोक बच्ची का इंतजार करने को बोला था, वह उन्हें मना कर देती है, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी बच्ची बाहर रह गई। वो लोग उसे समझाते हैं कि बाहर जाकर आप भी खतरे में आ सकती थी, इसीलिए आपको रोका गया। वो मानने को तैयार नहीं थी।
वह गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है और सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहां शॉपकीपर आ जाता है और उस गुंडे के बारे में सबको पूछता है कि वह मुझे मारकर वहां से निकल गया। अब शॉपकीपर अपने पत्नी को मारता है, धमकाता है और उससे खाने के लिए मांगता है। काफी देर तक वह नहीं आई, इसलिए वह शॉप में जाकर देखता है वहां बिजली जाने की वजह से सब माल खराब हो रहा था। वह पत्नी को मारने जाता है, वही उसे फायर फाइटर दिखती है जो वही थी। अब वहाँ एक शख्स आ जाता है जो कि मैनेजमेंट रूम में जाकर बिजली ठीक करने के बारे में लेडी फाइटर को बताता है और बोलता है कि अपने पास खाना भी काफी कम बचा है। तभी शॉपकीपर उसे बोलता है कि मैं दुकान का सामान किसी को नहीं दूंगा। अब फायर फाइटर कुछ सामान ले वहाँ से निकल जाती है और मैनेजमेंट रूम में वह खुद ही आ जाती है ताकि बिजली शुरू की जा सके। वह जा रही होती है, तभी उसे एक लेडी जो कि अपने डॉगी के साथ थी वह उसे रोकना चाहती है और डॉगी भी उसे देख भौंकने लगता है, पर वह नीचे की ओर निकल जाती है। और अब फायर फाइटर मैनेजमेंट रूम में आ जाती है और फॉल्ट कहाँ है देखने लगती है। सब तरफ अंधेरा था, अजीब सी आवाजें आ रही थी। छोटी बैटरी के उजाले में वह फॉल्ट ढूंढ रही थी। सीन वही कट हो जाता है। दूसरे सीन में योंगसू दिखाया जाता है जो अभी भी रूम में है, जिसे खिड़की के बाहर एक शख्स रस्सी के सहारे नीचे उतरता दिखता है, जिसे उसका बेटा और छोटी बेटी मना करते हैं, पर वह खाना लाने जा रहा होता है। तभी योंगसू देखता है कि बिल्डिंग के नीचे बड़े आंख वाला मॉन्स्टर उस व्यक्ति की ओर आ रहा था। योंगसू जोर से चिल्लाता है, पर तब तक वह शख्स नीचे गिर जाता है और वह मॉन्स्टर बच्चों की खिड़की तक आ जाता है। अब बच्चे डर जाते हैं और मदद के लिए जोर से चिल्लाते हैं। तभी योंगसू खिड़की लगा लेता है, पर उसे पता था कि बच्चों की जान खतरे में है। बच्चों की आवाज सुनते ही वह खिड़की खोल कर देखता है, जिसकी आवाज सुन मॉन्स्टर उसकी ओर आ जाते हैं। अब योंगसू बड़ा सा डंडा लेकर उसकी आंख में घुसा देता है, जिससे वह मॉन्स्टर और भी भड़क जाता है और योंगसू को अजगर की तरह जकड़ लेता है, जिससे योंगसू काफी जकड़ जाता है, जिसकी हड्डियां टूटने लगती है। वह मरने की कगार पर आ जाता है, पर अचानक उस मॉन्स्टर का सिर का हिस्सा धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाता है और योंगसू भी नीचे गिर जाता है। वह खिड़की से देखता है कि एक शख्स ने तीर से उस मॉन्स्टर को मारा था, जिससे वह बच गया। अब वह एक पर्ची पर लिख योंगसू को समझाता है। योंगसू भी इशारे में बात करता है। उन्हें पता था कि आवाज सुन मॉन्स्टर वहां भी आ सकते हैं, पर तभी वह बच्चे पापा को देख चिल्लाने लगते हैं। अब योंगसू अपना हथियार ले बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो जाता है और उस व्यक्ति के रूम में आ जाता है, जिसका नाम वह हानू शेख बताता है और वह अपाहिज था, उसके पैर नहीं होते। फिर भी वह एक ऐसा कारीगर था जो कुछ भी हथियार और कोई भी चीज बना सकता है। वह योंगसू के उस डंडे को एक मजबूत हथियार में बदल देता है ताकि उस पर कोई हमला करे तो उससे मुकाबला कर सके। अब योंगसू उससे वही हथियार मांगता है जिससे उसने उस मॉन्स्टर को काटा था, पर वह कहता है कि इससे लिमिटेड फायर कर सकते हैं और एक फायर मैं पहले ही कर चुका हूँ और एक फायर मैंने बचा के रखा है मेरी जान बचाने के लिए। अब योंगसू उन बच्चों को बचाने की मिशन पर निकल जाता है, जिसे वही मॉन्स्टर दिखता है जिसका सर कटा हुआ था। उसे पता था कि वह देख नहीं सकता, वह चुप जाता है। तभी अचानक अंधेरा हो जाता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। अब योंगसू बाहर उस मॉन्स्टर को देखता है जो अचानक उसके सामने आ जाता है, जिसे वह उस हथियार से मारता है। वो जख्मी हो जाता है। तब तक योंगसू वहां से भागने लगता है, पर वह मॉन्स्टर फिर से ठीक होकर योंगसू की आवाज सुन उसके पीछे भागने लगता है। योंगसू काफी दूर निकल चुका था। वह मॉन्स्टर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, जो कि काफी बड़ा हो योंगसू के बाजू से होकर एक पथरे में घुस जाता है। योंगसू उसे देखते ही रह जाता है और शांत होकर वहां बैठा रहता है। अब योंगसू को वहां एक बॉल और एक गोली मिलती है जो उस मॉन्स्टर की ओर फेंकता है, जिससे वह आवाजों से कंफ्यूज हो जाता है। तभी योंगसू अपना बिजली के करंट वाला डंडा सिर में घुसा देता है और जब तक वह नीचे नहीं गिरता तब तक वह घुसाए रखता है। आखिर मॉन्स्टर वही गिर जाता है
और युंगसू वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है। तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वह बच्चे दिखाई जाते हैं। छोटा लड़का रोकर अपनी दीदी से पापा के जाने के बारे में रोता हुआ दिखाया जाता है और वह छोटी बच्ची अपने छोटे भाई को समझा रही होती है। तभी दरवाजा बजने लगता है और बच्चे डर जाते हैं। तभी बाहर से युंगसू की आवाज आती है कि बच्चों, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अब युंगसू उनसे बात करता है और बताता है कि 12वें मंजिले से गिरने के बाद तुम्हारे पापा जिंदा नहीं रह सकते। वह उनसे पूछताछ करता है। बच्ची बताती है कि वह 9 साल की है और छोटा भाई 6 साल का। अब युंगसू उन्हें बताता है कि हमें हॉल में जाना होगा जहाँ हमें खाना मिलेगा, पर वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर घूम रहे हैं। पर युंगसू उन्हें भरोसा देता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब युंगसू बच्चों को लेकर रूम के बाहर आने लगता है। दोनों बच्चों को आगे भेजता है, पर अचानक उसके नाक और मुंह से फिर से खून आने लगता है। अब बच्चे उसे देखने लगते हैं। वह बच्ची उसे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी युंगसू उन्हें वहां से निकल जाने को कहता है और बेहोश हो जाता है। उसे पुराने विजन्स आने लगते हैं जिसमें कॉलेज का सीन नजर आता है जहाँ उसके दोस्त उसे मारते थे, चिढ़ाते थे। किसी से भी वह मार खा लेता था। परिवार वाले भी उसे बोलते रहते थे कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब युंगसू का काफी ज्यादा खून जा चुका था। आखिर वह कहता है, हाँ मैं ही गलत हूँ। यही एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाता है। अब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह एपिसोड अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में स्वीट होम एपिसोड 3 जरूर लिखे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे स्वीट होम एपिसोड 3 में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।